अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वी वर डूइंग वेक्टर्स और जो कल की हमारी क्लास थी उसमें हमने जो वेक्टर को स्पेसिफिकली जो वेक्टर में डिस्कस किया, वी डिस्कस द पोजीशन वेक्टर एंड वी कैन राइट एनी नॉन पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। क्या मतलब? अगर एक वेक्टर ए बी हो, ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर तो नहीं है ना, लेकिन हम वेक्टर ए बी को इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं? ओ बी माइनस ओ ए। और इससे रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चन भी किए। सो द जनरल रूल ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, एल एम इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ एल। सो जो भी एक वेक्टर होगा, इट्स बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। 10 मिनट लेट हैं आप। 10 मिनट लेट है, मैंने आपको ये बताया। क्या साथ ही ले आए हो? बड़ा बर्डन है आपके ऊपर यार, इस्लामियात भी आपने दिया, कोई नहीं। और किसी को भी टाइम नहीं दे रहे। इसके भी साइड जा रहे, सब्जेक्ट के टाइप का, जिन सब्जेक्ट को इसने दिया हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम फर्दर। पैरेलल लाइन। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, पैरेलल वेक्टर्स उमैर का हम वेलकम करते हैं। पूछते हैं से पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे लेट आए, थोड़ा फौरन से बैठ जाइए। नहीं, ये तो पता नहीं क्लास स्टार्ट हो गई है अब आते ही पहले आप उनसे गपशप करेंगे। पैरेलल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है कि उनके डायरेक्शन क्या होगी, वो सेम होगी। लेकिन अगर आपको टू वेक्टर्स कॉलम वेक्टर गिवन हो तो आप देख के क्या बता सकते हैं कि वो कॉलम वेक्टर हैं या नहीं, सॉरी, कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं या नहीं? नहीं, नहीं, देखिए, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, एक वेक्टर है ए विच इज 2 3। 2 3 का मतलब क्या है? 2 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट अप। और एक और वेक्टर है बी विच इज 5 - 1। आप बताइए कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं? हर वेक्टर के ऊपर पैरेलल एरो होता है। ये वेक्टर की ये जो एरो है, ये बता रहा होता है कि ये वेक्टर है। ठीक हो गया? चले, आप भी कुछ हद तक ठीक है। वो जो एरो जहाँ लगा होता है लाइंस के ऊपर, वो बेसिकली वो पैरेलल वेक्टर्स को शो करता है। वो एक अलग बात है। देखिए इनका माइंड कहाँ तक पहुंच गया, आप लोग तो बहुत पीछे हैं। बंदा बड़ा नहीं है, पता नहीं रानत किधर लगा रहा है ये। ओके जी, ये कैसे? अगर आप देखिए थोड़ा सा, अगर इस ए वेक्टर को, इसको मैं ड्रॉ करूं, 2 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप। सो 2 यूनिट राइट करें, अगर ये 2 यूनिट राइट हो गया और 3 यूनिट अप करें, 1 2 3, तो ऑलमोस्ट ये जो वेक्टर है ए वो ऐसा बन रहा है। ऐसा ही है ना? और वेक्टर बी को मैं कहीं एक से स्टार्ट कर, सपोज यहां से स्टार्ट कर, यहां से 5 यूनिट राइट एंड 1 यूनिट डाउन। सो 1 8 4 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट और 1 यूनिट डाउन। सो 1 यूनिट डाउन, तो इसका मतलब ये वेक्टर बनेगा वेक्टर बी। तो कहीं से भी ये पैरेलल नहीं है। आप अगर इसको एक्सटेंड करें, बी को इस तरह अगर एक्सटेंड करें यूं, और ए इस तरीके से, तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट, दे विल इंटरसेक्ट। और अगर वो इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। सो एक और लेते हैं वेक्टर। एक वेक्टर है, ये तो वेक्टर ए था ना। एक वेक्टर सी, वो देखिए सी वेक्टर है 4 6। क्या ये सी वेक्टर किसी एक वेक्टर ए या बी किसी के पैरेलल लग रहा है आपको?
ए के पैरेलल लग रहा है, कैसे देख के लग रहा है? तो ऐसा करते हैं कि हम अब सी को प्लॉट कर लें। यस, सी को मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ। वो सी सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो। सी सपोज यहां से स्टार्ट 4 यूनिट राइट मीन 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, 4 यूनिट राइट, 4 यूनिट राइट एंड देन 6 यूनिट अप। 1 2 3 4 5 6। तो ये एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर रहा, जस्ट अप्रोक्सीमेट आ रहा है। 4 यूनिट राइट और 6 यूनिट अप, ये वेक्टर बन रहा है वेक्टर सी। सो आप देखिए वेक्टर ए और सी, आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। लेकिन ये हमने ड्रॉ करने के बाद पता चला कि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो हमें कॉलम वेक्टर देख के कैसे पता चल जाएगा कि वो वेक्टर्स पैरेलल हैं? उनकी रेशियो बेसिकली सेम होगी। रेशियो सेम होने का मतलब उमैर कि ये वेक्टर ए है ना 2 3, और यहाँ पे किसी एक सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर सी बन रहा है। और वो सेम नंबर क्या है? 2। देखिए एक वेक्टर है 2 3 और दूसरा वेक्टर है 4 6। अगर आप वेक्टर 2 3 को अगर आप वेक्टर 2 3 को हम कंप्लीटली इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 2 टाइम्स 3 इज 6। तो ये वही वेक्टर बन जाएगा। सो इसका मतलब 1, यहाँ पे अगर हम कहें तो हम कैन यू राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग ए एंड सी? 2a इज इक्वल टू सी, वो कह रहे हैं 2a इज इक्वल टू सी, इज दैट करेक्ट? 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू सी, या हम c इज इक्वल टू 2a कह दें। तो किसी एक वेक्टर को 2 से कांस्टेंट, किसी स्केलर नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरा वेक्टर अगर आ जाए, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल हैं। या सिंपली अगर आप देखिए कि इनमें रेशियो सेम है। रेशियो सेम होने का क्या मीनिंग है? अगर आपके पास एक वेक्टर है 3, फहीम उस तरफ आ जाए, वो तंग कर रहा है आपको, या आप तंग होना चाहते हैं? ओके, ये है 3 और दिस इज 4। उमैर, 2 मिनट गुजर गए आपके, बताइए कि ये टू वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं? पैरेलल हैं। और क्या इनकी रेशियो सेम है? क्या रेशियो है इनमें दोनों में? 1:2, 2:1। ओके, देखिए सही कह रहे हैं आप इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 बनता है? 2 से। सो क्या वही नंबर इसको मल्टीप्लाई करने से भी 8 बन रहा है? यस। सो यस, रेशियो इनमें सेम है। जो रेशियो जब कहते हैं ना कि सेम है, तो आपका इसका मीनिंग ये होता है कि आपने इन टू की कोरेस्पॉन्डिंग इनकी रेशियो 6:3, रेशियो का मतलब है 6/, सो 6:3। और इसी तरह अगर 8:4 लें, सो 8:4 दोनों क्या आ रही होंगी? वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। क्या दोनों इक्वल है? 6:3 इज 2, 8:4 इज आल्सो 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। सो इट मींस इन दोनों वेक्टर्स में रेशियो इक्वल है, इट मींस द लाइंस आर पैरेलल। सो अब जब भी रेशियो इक्वल होगी, प्लीज आप देखते जाइएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि दिस इज वेक्टर p एंड दिस इज वेक्टर q, ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, क्या आप वेक्टर p और q को किसी एक इक्वेशन से कनेक्ट करके बता सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या है जो कि p और q को कनेक्ट करे? 2 टाइम्स p इज इक्वल टू q। अगर आप p को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो q के इक्वल आ रहा है। सो वी कैन से q इज इक्वल टू 2 टाइम्स p। ऐसे ही है, q is equal to 2 times p. Another example, if I say there is a vector a which is 12 15 and the vector b is 4 5, क्या ये दोनों पैरेलल हैं?
यस, इनमें प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है। वन वेक्टर, एक वेक्टर और दूसरे में बेसिकली एक प्रोपोर्शनल है, उनमें रेशियो सेम है। सो आप बताइए व्हाट इज द इक्वेशन कनेक्टिंग ए एंड बी? ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी। कि बी को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें देन इट विल बी इक्वल टू ए। सो ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी। बिल्कुल ठीक है, हम जो भी लिख सकते हैं। बी 1/3 ए इज इक्वल टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे। और इसी तरह ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी थी फिर उसको कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू पी, उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरेलल वेक्टर्स हुआ, अगर एक वेक्टर हुआ ए विच इज सपोज एक्स वाई, another vector b is suppose p q, अगर ये ऐसा हुआ, ये वेक्टर हुए ए बी, अगर ये पैरेलल हुए, if vector a is parallel to b, अगर ये वेक्टर a और b पैरेलल हुए तो इसका मतलब x और p में देन x रेशियो p, x और p की रेशियो विल बी इक्वल टू y रेशियो q। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में रेशियो इक्वल होगी। अगर वेक्टर्स पैरेलल हुए तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनमें रेशियोज इक्वल होंगी, मीन x रेशियो p एंड y रेशियो q विल बी इक्वल। एंड एंड क्या होगा अगर वेक्टर्स पैरेलल हों? हमने भी देखा है कि उनमें हमेशा भी कोई एक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। मीन यहाँ पे फिर इक्वेशन क्या बनेगी? a विल बी इक्वल टू k टाइम्स b। अब वो k क्या हो सकता है? वो k एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मीन कभी a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b आएगा, जैसा अभी हमने किया। a इज इक्वल टू 3b भी आ सकता है, a इज इक्वल टू 4 टाइम्स b, a इज 1/2b, b इज 1/2 a हो सकता है, b इज 1/3, 2/3। मीन k कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, k कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो whenever two vectors are parallel, उनकी जो corresponding, उनके जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनमें रेशियो इक्वल होगी, वो प्रोपोर्शनल होंगे। एंड दोनों वेक्टर्स, वन वेक्टर विल बी k टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर। सो ये वाला रिलेशन हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे कि वन वेक्टर इज k टाइम्स अनदर वेक्टर, वन वेक्टर विल बी पैरेलल टू अनदर वेक्टर। इसी तरह अगर आपको ये गिवन हो, इफ इट इज गिवन कि a इज इक्वल टू k टाइम्स b, इसका मीनिंग क्या हो? अगर आपको ये गिवन हो a इज इक्वल टू k टाइम्स b, इसका क्या मीनिंग क्या होगा? अगर ये गिवन है कि a इक्वल है k टाइम्स b के, इसका मतलब कि देन a इज पैरेलल टू b। ठीक हो गया? तो वाइस वर्सा, अगर गिवन है पैरेलल है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू k टाइम्स b होगा। और अगर आपको ये गिवन है कि a इज इक्वल टू k टाइम्स b है, इसका मतलब दे आर पैरेलल। ओके, आई एम राइटिंग वन स्टेटमेंट हियर। Vector A is equal to 5 times vector B। ये आपके पेपर में एक स्टेटमेंट लिखी है A is equal to 5 times B, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है। एंड द क्वेश्चन इज राइट एनी टू स्टेटमेंट्स अबाउट दीज टू वेक्टर्स A and B। इन वेक्टर्स के बारे में राइट टू स्टेटमेंट्स। कौन सी टू स्टेटमेंट लिख सकते हैं? जी, एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं वेक्टर A इज पैरेलल टू बी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, एक स्टेटमेंट ये होगी। सो दूसरी स्टेटमेंट बताइए अहमद। मैग्नीट्यूड ठीक कह रहे हैं, लेंथ कह रहे हैं। वैसे आप कौन किसकी लेंथ ज्यादा है इसमें से, एक या बी की? द लेंथ ऑफ ए इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट देयर लेंथ।
एक तो स्टेटमेंट है उनके क्योंकि पैरेलल हैं, और ये 5 टाइम्स मीन ये ऐसे है कि अगर आपके पास ये वेक्टर हुआ ए, सो वेक्टर बी कैसा होगा, बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, लेकिन उसकी लेंथ, सॉरी, ये है अगर वेक्टर बी, सो देन वेक्टर ए कैसा वेक्टर होगा जिसकी लेंथ बी से 5 टाइम्स होगी और दोनों हैं पैरेलल। सो अब आप इसकी सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, लेंथ ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए is 5 times the length of B। ठीक हो गया भाई? ओके जी, अगर आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर A is 3 7 and vector B is 11 K, find K if A is parallel to B। आपको ये गिवन है कि वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, फाइंड कीजिए के। वेट करेंगे, सब फाइंड कर लें। फ्रैक्शन में आंसर लिखिए, फ्रैक्शन में आंसर बताएं। जी डन। व्हाट इज के? नहीं किया, क्यों? जी 77/3, और किसका आंसर है? 1 2 3 4 5। ओके, बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी हमने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। अगर उमैर वेक्टर्स ए और बी पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की रेशियो इक्वल होगी। सो कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है? 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग इज 11 और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग इज के। सो 3 रेशियो के, 3 रेशियो 11, 3 की 11 के साथ रेशियो इज इक्वल टू 7 रेशियो के। सो ये रेशियो इनकी इक्वल होंगी। अब आप यहां से के फाइंड कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k इज इक्वल टू 77। सो द वैल्यू ऑफ k इज 77/3। सो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि वेक्टर्स आर पैरेलल, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की रेशियो इक्वल होती है, और अगर वो रेशियो इक्वल है तो आपके पास k इज 77/3। जी डन। तो क्या करें हम? सही है। ओके जी, नेक्स्ट इज, ओके जी, अब जरा देखते जाइए। ये वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर ए। अब आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपने आंसर देना होगा इन टर्म्स ऑफ ए। ये एक वेक्टर है ए, आपसे जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपने उनके आंसर्स इन टर्म्स ऑफ ए बताने हैं।
इन टर्म्स ऑफ ए का मतलब यहाँ पे क्या है? ओके जी, अब मैं वेक्टर ड्रॉ करने लगा हूँ ए के पैरेलल। सुनते जाइएगा। एक मैं वेक्टर ड्रॉ करने लगा बिल्कुल ए के पैरेलल और उसकी लेंथ ए से डबल है। ये आप देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया है और उसकी लेंथ इसके डबल है। सो अगर वो वेक्टर ए है देन व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज 2a। ऐसे ही है ना उमर? ओके, अनदर वेक्टर, here is another vector. This is also parallel to a and its length is 3 times of a. So this vector will become 3a. Another vector जो कि मैं a के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं और इसकी लेंथ a के कंपैरेटिवली हाफ है। सो इसको हम क्या कहेंगे? हाफ a या 1/2a। ओके, देयर इज अनदर वेक्टर, आप देखिए, जो कि मैंने ड्रॉ किया पैरेलल टू, सॉरी नॉट पैरेलल टू ए। दिस वेक्टर, इस वेक्टर की लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ ए। इस वेक्टर की लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2a नहीं लिख सकते इसको। मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये जो वेक्टर मैंने पिंक कलर में ड्रॉ किया इसकी लेंथ a के 2 टाइम्स है। ये उसके 2 टाइम्स है। अगर ये इसके लेंथ 2 टाइम्स हो और उसके पैरेलल भी हो तो हम इसको 2a लिख सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इसकी बताइए लेंथ उसके 2 टाइम्स है, उसके पैरेलल नहीं है और पता भी चल रहा है पैरेलल नहीं है। तो क्या हम इसको 2a लिख सकते हैं? अब हम इसको 2a नहीं लिख सकते। याद रखिएगा, अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो अगर एक वेक्टर a है तो दूसरा उसका a टाइम्स a होगा। 2a, 3a, 4a, हाफ a, 1/3 a, 4 टाइम्स a। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है तो हम उसको k टाइम्स ऑफ a, इसको हम, ये a टाइम्स है ही नहीं, इसको 3 टाइम्स a, 2 टाइम्स a, हाफ ऑफ a हम बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, ये कोई एक डिफरेंट वेक्टर होगा, ये b हो सकता है, 2b हो सकता है, c वेक्टर भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट k टाइम्स a। इसको हम 2 टाइम्स a, इसको 2 टाइम्स a नहीं कह सकते। मीन माइनस में भी नहीं हो सकता। जरा देखिए एक और मैं माइनस वाली बात भी क्लियर करता हूँ। ये मैंने एक और वेक्टर लिखा है जिसकी, जो कि वेक्टर ए के बिल्कुल पैरेलल और सेम लेंथ है और एरो की डायरेक्शन देखिए। अब ये बन गया माइनस ए। तो ये बिल्कुल डायरेक्शन भी अगर उसके ऑपोजिट भी हो तो माइनस ए बन जाएगा। लेकिन मैंने जो थोड़ी देर पहले वेक्टर ड्रॉ किया था वो उसके ऑपोजिट भी नहीं था। मीन ये जो वेक्टर है ये ए की डायरेक्शन में भी नहीं है और ए के ऑपोजिट में भी, तो ये ए भी नहीं हो सकता, माइनस ए भी नहीं हो सकता, 2a भी नहीं हो सकता और -2a भी नहीं हो सकता। सो हम इसको ए की टर्म्स में लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये उससे पैरेलल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो हम उसको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ बी वगैरह ये कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने लगा हूं। पैरेललोग्राम हमने ग्रेड किस क्लास में पढ़ते हैं नॉर्मली? समझ तो गए होंगे। सो ये एक पैरेललोग्राम है जो कि हम पैरेललोग्राम के बारे में स्टार्ट तो हम ले लेते हैं 4-5 क्लास से 6 में ही पढ़ते रहते हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है? आज क्या डेट है? 19। 53 डेज के बाद पेपर है? नहीं, ज्यादा बता रहा हूँ, 42, 43, 42। और पैरेललोग्राम में नहीं पता क्या होती है और बेचारे पे बर्डन बोल देता है, ब्लैकमेल करे। ब्लैकमेलिंग वालों ने खुद ऐड किया। अच्छा जी, हाँ सही है। ओके जी, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है? 4 साइडेड शेप, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। सो इसमें दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन। आपको ये गिवन है कि दिस इज वेक्टर ए
एंड दिस इज वेक्टर बी। ओवरऑल इस पैरेललोग्राम का नाम है ए बी सी डी। ओके, अब मैं जितने क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड और बी। आपसे जितने भी क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपने ए, हाँ जी, जरूरी था ना बहुत ज्यादा। अब कैसे पता चला मैसेज देखे हुए क्या अर्जेंट था? फोन इधर रखेंगे यहाँ पे। ओके जी, आपको आंसर लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड और बी। जितने भी क्वेश्चन, इसका क्या मीनिंग है? आपका आंसर सिर्फ ए हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ ए भी सिर्फ हो सकता है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ बी भी हो सकता है, और इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी भी हो सकता है। मीन आपके आंसर में ए और बी दोनों भी इंक्लूड कर सकते हैं। जरा सुनिएगा, आपको फाइंड करना है नंबर वन। बताइए व्हाट इज वेक्टर। इस क्वेश्चन में वेक्टर ए डी क्या गिवन है? वेक्टर ए डी गिवन है ए, आप देख सकते हैं वेक्टर ए डी गिवन है ए, एंड वेक्टर डी सी क्या गिवन है? बी। सो आप बताइए व्हाट इज वेक्टर, बोलेगा नहीं कोई। व्हाट इज वेक्टर डी ए? हमाद, इट इज माइनस ए। अगर ए डी वेक्टर ए है, आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं, तो डी ए क्या होगा? डी ए के लिए आप यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इट विल बी माइनस ए। हसन, व्हाट इज वेक्टर सी डी? आपके जितने भी आंसर्स होंगे वो इन टर्म्स ऑफ ए और बी होंगे, माइनस बी। ओके, थर्ड वेक्टर इज, अब आपको फाइंड करना है वेक्टर ए सी। क्या यहाँ पे ए सी वेक्टर ड्रॉ हुआ हुआ है? यहाँ पे ए से सी कोई लाइन नहीं बनी हुई। आपसे पेपर में किसी भी वेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं जो ड्रॉ ना हुआ हो। एक मिनट प्लीज, मैं रिपीट करता हूँ, जो वेक्टर ड्रॉ हुए वो तो पूछ सकता है, लेकिन ऐसा ही पॉसिबल कि वेक्टर ड्रॉ ही ना हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए सी क्या है। सो आप ए सी वेक्टर का मीनिंग क्या है कि आपका स्टार्ट कहां से होना चाहिए? ए से, और एंड कहां पे होना चाहिए? सी। साइम, साइम यू आर स्टैंडिंग हियर एट ए, और आप जाना चाह रहे हैं सी तक। आपके पास ऑल्टरनेट डायरेक्ट मिडिल में देखें कोई पाथ नहीं है, अगर वो भी तो वो पता नहीं है, तो आप कोई ऑल्टरनेट रूट अगर यूज करें तो क्या यूज करेंगे? आप जाएंगे ए से डी और फिर डी टू बी, डी टू सी। व्हाट इज वेक्टर ए डी? इट इज ए प्लस व्हाट इज वेक्टर डी सी? इट इज बी। सो आपका वेक्टर ए सी बन गया ए प्लस बी। तो आप देखिए ए सी का आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आ चुका है। जी क्लियर है? ओके, अब बताइए व्हाट इज वेक्टर, सेकंड पार्ट, व्हाट इज वेक्टर ए बी? मिस्टर उमर, वेक्टर ए बी इज बी, क्योंकि ये पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। अगर वो डी सी वेक्टर बी है तो ये भी बी होगा। और अब शान बताएंगे व्हाट इज वेक्टर सी बी? क्या बात है शान की। सो वेक्टर सी बी इज माइनस ए, ठीक कह रहे हैं साइम, इन्होंने ठीक बताया। माइनस ए कह सकता है, ही इज सेइंग सी बी इज माइनस ए। बिल्कुल पैरेलल है, माइनस कहां से लाएं? जी देखिए इधर, आप देखिए साइन के, आपके पास जो वेक्टर ए डी गिवन है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये है, ऐसे ही है ना? तो अगर बी सी वेक्टर लिखना हो, बी सी अगर वो ये हो, तो ये भी वेक्टर क्या होगा? ए होगा, सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर आपसे मैंने पूछूं सी बी, तो इसकी डायरेक्शन ए डी के ऑपोजिट आ रही है ना?
ऐसे ही है। तो आप अगर इस डायग्राम को अच्छी तरह देखें तो मैंने ए की डायरेक्शन क्या बनाई है, ए डी की डायरेक्शन ए टू डी अपवर्ड, तो वो सी टू बी उसके अगेंस्ट है। तो सी भी अगर उसके अगेंस्ट है तो उसका आंसर होगा -a। ठीक हो गया। ओके, फिफ्थ पार्ट के बाद आता है सिक्स्थ पार्ट, एंड यू वी नीड टू फाइंड द वेक्टर बी डी। बी से जाना है डी तक, राकिन। सर -b प्लस। ठीक है, ठीक है, एक ही बात है ना, दोनों सही है। राकिन ने जो बताया है वो इस तरह, वो उन्होंने ये पाथ यूज किया, बी से सी पे गए हैं वो, और फिर सी से डी, ऐसे ही है। मीन बी से सी इज पॉजिटिव ए, और सी टू डी इज -b, तो पॉजिटिव ए नेगेटिव बी। और शान आपको पता है सबसे ज्यादा डिफरेंट सोचते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि बी से ए जाना है तो शॉर्टकट यूज करते हैं। उन्होंने बी से ए गए, हालांकि ये शॉर्टकट ये बराबर ही है दोनों। सो बी से ए क्या है, बी से ए है -b, और ए टू डी क्या है, +a। सो -b + a, यही बात बनती है, -b + a वही चीज है। जी ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट इज, एक और में से ऐड करने लगा हूं। ओके, देयर इज अ पॉइंट, there is a point M here. This is a point M which divides the length BC into two equal parts. Mean BM is the midpoint of B and C. ये दोनों क्या हैं? ये equal हैं. M is the midpoint of B and C. आपको further seventh part is you have to find the vector CM. बताएंगे हमें हाफिज उमर। CM -1 मिनट पूछ लेना बात, हाफिज माइनस, जी CM बता रहे हैं -1/2a, ठीक बता रहे हैं। हाफ तो बिल्कुल है, उसका हाफ है और डायरेक्शन ए के ऑपोजिट है, सो -1/2a। ये भी होता है, अभी देखो आपके साथ आगे क्या क्या होगा। एट पार्ट में जो नॉन हाफिज हैं वो बताएंगे। हाँ, इतने भी कम से कम आधा तो बता दोगे ना यार। ओके, वेक्टर ए एम बताइए। ए एम वेट 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 वेट, हारिस, हाफ प्लस हाफ ए प्लस बी। आपने पता है जाना कहां से है, स्टार्ट कहां से लेना है, ए से। स्टार्ट आपका ए से होना चाहिए और जाना कहां पे है, एम तक। सो ए से स्टार्ट और एम तक जाना है। सो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पाथ भी लिख दूं, चले पाथ भी लिखता हूं, तो ए से एम जाने के लिए पाथ क्या है, ए बी प्लस बी एम। ऐसा ही है शान, यही पाथ होना चाहिए ए से एम तक जाने के लिए, ए बी प्लस बी एम, यही पाथ है। ये पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख दें। अब बताइए व्हाट इज वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्या है, बी। व्हाट इज वेक्टर बी एम, इट इज हाफ ए। सो इसका मतलब वेक्टर ए एम बन गया बी प्लस हाफ ए। जी क्लियर है ये, यही आंसर आएगा। करूं उससे नहीं, वो कह रहे हैं कि वो दूसरा पाथ अगर यूज करें हम, चले इसको कर देते हैं। वैसे आप ये पाथ यूज नहीं करेंगे पेपर में, इतना लॉन्ग पाथ तो नहीं, लेकिन मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि आंसर सेम आएगा। कि अगर किसी ने पाथ यूज किया ए एम के लिए, क्या पाथ, पहले पाथ लिखते हैं,
A to D, D से C, and then C to M. चलें, what is vector AD? A. What is vector DC? B. What is vector CM? -1/2A. ऐसे ही है। अब आप देखिए फाइनल आंसर क्या बन रहा है, B as it is। ये +1A और -1/2A। A -1/2A is half A. So 1A में से half A माइनस किया तो we got half A. So the answer is same. जी क्लियर है? ओके जी, लास्ट पार्ट आपको फाइंड करना है वेक्टर। A में से 1/2 माइनस जो किया, ओके 1 - 0.5, 1 - 0.5, 0.5, 1 - 1/2, 1/2। ओके, 1x - 0.5x, 0.5x, ऐसे ही है ना? या 1x - 1/2x is 1/2x, वहां पे a लिखा हुआ था। सो आप लोग नॉर्मली यू करते होते हैं a - 1/2a जब आप करते हो ना, वैसे तो आपको पता है ये 1a और वो हाफ a है, तो 1a में से हाफ a माइनस करेंगे हाफ a आएगा, लेकिन आप लोग नॉर्मली इसका एलसीएम लेके करते होते हैं। एलसीएम आया 2, 2 into a is 2a minus 1a, so 2a minus a is a, so a/2 is basically 1/2। ओके जी, लास्ट पार्ट इसका है, आपको फाइंड करना है वेक्टर एम डी। वेक्टर एम डी हमें बताएंगे कुछ जो ऑनलाइन लोग जाग रहे हैं उनको मजीद जगाते हैं। मुज्तबा। सर 1/2A माइनस B। 1/2A माइनस बी। मुज्तबा कह रहे हैं हाफ a माइनस बी। बताइए सही कह रहे हैं वो, हाफ a माइनस बी। सो पांच उन्होंने बेसिकली क्या यूज किया, m से c। व्हाट इज MC? हाफ a, एंड देन c to d, और c to d क्या है, माइनस बी। यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ b, सो इट इज -b। सो आई होप कि ये काफी हद तक क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आएंगे और इसकी कल हम एक्सटेंशन, इसके थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कल हम करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।